वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सी सेट का महत्व ज़रूर पता होगा। देखिए, सी सेट के बिना ना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये एक ऐसा अवरोध है जिसे पार किए बिना आपकी तैयारी कितनी भी बेहतर है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सी सेट की कंप्लीट तैयारी करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करना है ना। यहाँ पर आपको सी सेट की सभी क्लासेस, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंटरपर्सनल स्किल हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, सब सीरीज वाइज मिलेंगे। आज हम लोगों की पहली क्लास है हिंदी की। आज हम लोग भाषा परिचय, लिपि परिचय और इनका विकास देखेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, इसके अतिरिक्त अगर आप हमारे पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये टीम का नंबर दिया गया है, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। हमारे पैड ग्रुप से जुड़ के आप यूके पीसीएस, बीपीएससी, यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ एआरओ, एचसीएच, इन सब की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सर्च करके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, आज हमारी पहली क्लास है तो सबसे पहली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पे दिया गया है भाषा, है ना। हम अब देखेंगे भाषा क्या होता है। देखिए, अगर भाषा की बात करेंगे तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है ना। तो यहाँ पे एक साधारण सा पॉइंट आपको बताया गया कि जो भाषा शब्द है ना, ये संस्कृत के भाष धातु से बना है। अब आगे बढ़ते हैं। भाष धातु से बना है तो भाष का तात्पर्य क्या होता है, भाष का मतलब क्या है। देखो, भाष का मतलब यहाँ पे लिखा गया है, भाष का अर्थ होता है कहना या बोलना। मतलब भाष का मतलब कहना या बोलना होता है, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे धातु भी एक वर्ड है तो धातु का तात्पर्य समझते हैं। देखिए, धातु वे शब्द होते हैं जिनसे क्रिया या काम का होना बताया जाता है, उसको धातु कहते हैं। यहाँ तक आपको एकदम क्लियर है। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। धातु क्या होता है, धातु ऐसा शब्द होता है जिससे क्रिया को बताया जाता है। भाष का अर्थ होता है बोलना या कहना। देखिए, अब बात करेंगे भाषा की डेफिनेशन, मतलब परिभाषा की। डेफिनेशन क्या होता है, यहाँ पे दे रखे हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। मतलब मनुष्य अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिन भी माध्यम का प्रयोग करता है उसको भाषा कहते हैं। अब भाषा के गुण की बात करेंगे। देखिए, भाषा प्रतीकात्मक होती है, भाषा ध्वनिमय होती है एवं भाषा परिवर्तनशील। प्रतीकात्मक मतलब इसको प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। ध्वनिमय मतलब इसमें विशेष ध्वनि निकलेगी, है ना। परिवर्तनशील, देखिए भाषा परिवर्तनशील होता है। आपने देखा होगा कि कुछ दूरी जाने के बाद, कुछ दूरी कहने का मतलब है 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, आप इतनी दूर पर देखेंगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको भाषा में कुछ ना कुछ अंतर दिखेगा। अब आगे क्या दिया है, भाषा का संबंध मनुष्य से होता है। देखिए, जो वैज्ञानिक स्वरूप है भाषा का, उसका संबंध सिर्फ मनुष्यों से है। आगे आपको पता चलेगा इसका संबंध मनुष्यों से क्यों बताया गया, किसी जानवर जंतु या फिर अन्य विधि से इसका संबंध क्यों नहीं है। देखिए, भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है, यही चीज़ है। देखिए, परिवर्तनशील है मतलब क्षेत्रीय सीमा है, एक लिमिटेड सीमा है ना, लिमिटेड जोन है। इसमें भाषा का एक स्वरूप चल रहा है, यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे भाषा आपको परिवर्तित मिलेगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, आपको भाषा क्या होता है मैंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड क्या है यहाँ पे, देखिए भाषा का स्वरूप, मतलब भाषा कितने रूप में हो सकता है। देखो, भाषा का स्वरूप है मौखिक भाषा, है ना, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मतलब भाषा के 3 स्वरूप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। एक है मौखिक, मतलब यहाँ पे मुंह से बोला जाएगा। लिखित मतलब लिख कर कुछ समझाया जाएगा। सांकेतिक मतलब नहीं बोला जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ इशारों में बात की जाएगी। यहाँ पे इन सब का सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर इन सब का डेफिनेशन दिया है। मौखिक भाषा में सार्थक उच्चरित ध्वनियों का प्रयोग होता है। देखिए, इस लाइन का मतलब क्या है, सार्थक उच्चरित ध्वनि मतलब आप जो भी बोलेंगे ना उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तभी मौखिक बनेगा। अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो वहां पे उसका कोई भी मतलब महत्व नहीं होगा। जैसे देखिए, मान के चलिए अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मैंने बोला राम, श्याम, हरि, ठीक है, इसमें देखो आपको इसका अर्थ समझ में आ रहा है। अगर मैं मान के चलिए कोई भाषा मतलब ऐसे बोल रहा हूँ जैसे इसमें कुछ नहीं क्लियर हुआ, है ना। देखिए, कड़ 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 कड़, इसमें कुछ नहीं क्लियर हुआ। तो मतलब जब कभी भी ना भाषा में कोई भी सार्थक उच्चरित ध्वनि नहीं होता है, उसका कोई भी अर्थ नहीं आता है। मतलब क्या होना चाहिए कि यहाँ पे सार्थक होना चाहिए, इसका विशेष अर्थ निकलना चाहिए, ठीक। देखिए, अलग अलग समूह ने अपने लिए अलग अलग अर्थ तय किए। देखिए, इसका मतलब क्या, अलग अलग समूह का मतलब वही जो आपने पीछे देखा था, भाषा परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील का मतलब देखिए, आप एक जोन में थे, वहां पे कुछ शब्दों का अर्थ कुछ अलग निकल रहा था। आप
एक समूह से दूसरे समूह में चले गए, कुछ दूर चले गए, है ना, वहां पे क्या हो गया, अब उस जो शब्द आपने वहां पे सुना था यहाँ पर उसका हो सकता है कोई महत्व ना हो, और जिस अर्थ के माध्यम में आपने सुना था उसके लिए यहाँ पे कोई अलग वर्ड मतलब शब्द प्रयोग किया जा रहा है, तो ये होता है। ठीक, अब देखिए मौखिक, अब यहाँ पे मौखिक ध्वनियों को विशेष चिन्ह द्वारा परिवर्तित, मौखिक ध्वनियों का विशेष चिन्ह में परिवर्तित स्वरूप लिखित भाषा होता है। अच्छा, यहाँ पे मौखिक क्लियर हो गया था, अब बात हो रही है लिखित की, है ना। लिखित भाषा क्या होती है इसकी बात किया जा रहा है। देखिए मौखिक ध्वनि जो है ना, अब मौखिक ध्वनि की अगर बात करेंगे ना, तो मौखिक ध्वनि का महत्व सिर्फ तभी तक है जब किसी एक व्यक्ति के मुंह से निकला और दूसरे के कान में पहुंच गया। कान में पहुंचने के बाद मौखिक का अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक, अब जैसे मान के चलिए व्यक्ति इतना दूर है कि वो मौखिक माध्यम से बात नहीं कर सकता है, ठीक है, अभी टेक्नोलॉजी को हम लोग साइड में रखते हैं, तो वहां पे क्या होगा, अपनी बातों को ना वहां तक पहुंचाने के लिए लिखित स्वरूप का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी आपने बोला है उसको क्या करेंगे, कुछ विशेष चिन्ह में परिवर्तित कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ एक विशेष चिन्ह में लिखा गया, परिवर्तित कर देंगे और इसी को बोलेंगे लिखित भाषा। ठीक, मौखिक ध्वनियों को लिखित भाषा में बदलने हेतु प्रयोग किए गए चिन्ह को लिपि कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे भाषा का स्वरूप लिखा है, जो भी चीज लिखा है ये एक तरीके से लिपि है, मतलब जो भी मौखिक है उसको लिखित में बदलने के लिए जिस तथ्य का प्रयोग किया गया उसको लिपि कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखित भी हो चुका है, अब बात करते हैं सांकेतिक भाषा। देखिए कुछ विशेष संकेतों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए विचारों के आदान प्रदान को सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा का मतलब जैसे इमेजिन करिए यहाँ पे मान लो एक आदमी है, ठीक है, अब ये हंस रहा है ना, अब आपने देखा होगा कि मतलब मुंह पे ऐसे फिंगर रख दिया जाता है। फिंगर रखने का मतलब क्या है कि आपको चुप रहना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखो आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, है ना, हॉस्पिटल में ऐसे मोबाइल फोन बना होता है ना, इसके बाद क्या होता है, मोबाइल फोन पे ऐसे क्रॉस लगा होते हैं। क्रॉस का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए आपसे न बोला गया और न ही लिखा गया है ना, आप इस साइन को देख करके समझ गए कि यहाँ पे मोबाइल फोन नहीं चलाना है। इसके अतिरिक्त आप रोड पर चलते हुए ट्रैफिक सिग्नल देख रहे हैं, देखिए जैसे रेड सिग्नल हो गया, अब आपको रुकने के लिए नहीं कहा गया है ना, न ही कहीं लिखा गया है कि आप रुकिए, आपने क्या किया, आपने इस संकेत को देखकर आप रुक गए, है ना। तो ये होता है सांकेतिक भाषा। तो मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ये तीनों भाषा आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं अपने अगले स्लाइड पे। देखिए अगला स्लाइड यहाँ पर है भाषा परिवार। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए भाषा परिवार की बात करेंगे। भाषा परिवार के देखिए जैसे आप देखते हैं कि अपने यहाँ परिवार होता है, वैसे भाषा का भी परिवार है। डेफिनेशन देखते हैं, देखिए कुछ भाषाओं में समानता प्रकट होती है, मतलब कुछ भाषा ऐसे होते हैं जो समान समान से देखते हैं। जैसे देखिए हिंदी और संस्कृत देख लीजिए, है ना, हिंदी और संस्कृत को देखेंगे तो आपको भले ही इसका अर्थ अगर नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप अगर हिंदी पढ़ना आता है आपको तो आप संस्कृत भी पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें समानता है ना, प्रकट होती है। जिन्हें एक समूह में रखा गया उस समूह को भाषा परिवार कहते हैं। मतलब जो समानता वाली भाषाएं हैं ना, उनको एक साथ ग्रुप में रख दिया गया, जिसको क्या कहते हैं, भाषा परिवार। भारत में निम्नलिखित भाषा परिवार उपस्थित है। भारत की बात करेंगे तो भारत में कई प्रकार के भाषा परिवार है। देखिए इंडो आर्यन भाषा परिवार, जो इंडो आर्यन भाषा परिवार है इसका नाम भारोपी भाषा परिवार भी होता है, ठीक है। ये भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला भाषा परिवार है, मतलब सर्वाधिक बोला जाता है, ठीक। आगे द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार जो है ना, ये साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत की भाषाओं का परिवार है ना। दक्षिण भारत में जितनी भाषा है इनका परिवार है। ऑस्ट्रो एशियाटिक, है ना, ये एशिया और ऑस्ट्रिया मतलब एशिया के कुछ क्षेत्रों में बोला जाता है ना। इसमें देखिए ये भारत के अलावा जैसे यहाँ पे देश मुझे थोड़ा सा नहीं स्पष्ट है, तो अभी आगे आपको मतलब कमेंट में लिख के बता दें कि सिनो तिब्बत ये क्या है, मतलब चीन तिब्बत और भारत में बोला जाता है, ठीक है। ताई कड़ाई ग्रेट अंडमानिस, तो ये प्रमुख भाषा परिवार है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 6 भाषा परिवार है जो कि भारत में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आते हैं, देखिए यहाँ पे दिया इंडो आर्यन भाषा परिवार, भारोपी भाषा परिवार, मैंने पीछे लिखा भी था, है ना। यह भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा परिवार है। मतलब भारत में अगर कोई भाषा परिवार सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है तो ये भाषा परिवार कौन सा है, इंडो आर्यन भाषा परिवार, भारत में सबसे ज्यादा यूज होता है। इस भाषा परिवार के अंतर्गत, यहाँ पे परिवार रहेगा, एक वर्ड थोड़ा छूट गया, अंतर्गत आने वाली प्रमुख भाषाएं निम्नलिखित। देखिए जो इंडो आर्यन भाषा परिवार या भारोपी भाषा परिवार है, इसमें इतनी भाषाएं आती है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इसमें कौन कौन सा भाषा है, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, गुजराती, मराठी, आसामी, कोकड़ी, है ना। इसको आप रट लीजिएगा। देखिए संस्कृत के बारे में आपको पता है, हिंदी भी पता है, उर्दू पता है, बांग्ला मतलब ये बंगाल की भाषा है, कश्मीरी कश्मीर की भाषा है, सिंधी सिंध की भाषा है, पंजाबी पंजाब में, नेपाली नेपाल की भाषा है, गुजराती गुजरात की, मराठी महाराष्ट्र, आसामी असम, कोंकणी जो है ना ये गोवा की भाषा है ना। गोवा और महाराष्ट्र के कुछ तटों पर बोला जाता है। चलिए अब बात करेंगे द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार मैंने पहले बताया ये साउथ इंडिया की भाषा है, मतलब दक्षिण भारत की भाषा है ना। देखिए
यहाँ पे लिखा भी है दक्षिण भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं का परिवार है, मतलब प्रमुख भाषा परिवार है। इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख भाषाएं निम्नलिखित है। तो देखिए द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषा है? तेलुगु भाषा है ना, तमिल भाषा है, मलयालवी है, कन्नड़ है। इसके अतिरिक्त तुलु, गोंडी, कुडुक, कुछ इसके छोटी भाषा मतलब जो छोटी बोलियां वो है। देखिए अब यहाँ पे मैंने ये स्टेट का नाम भी लिख दिया कि लगभग किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। तेलुगु का जो बोलचाल है ये आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में ज्यादा है ना। तमिलनाडु का जो बोलचाल है ये तमिल का जो बोलचाल है तमिलनाडु के क्षेत्र में ज्यादा है। मलयालवी केरल में बोली जाती है, कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है। तो ये आपको ये जोन भी पता चल गया कि किस जोन में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। चलिए आते अपने अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड देखिए, यहाँ पे एक डेटा दिया है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। मतलब अगर हम बात करेंगे स्पेशल भारत की ना कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पे भारत में आपको दिख रहा है भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है ना। अगर पूरे भारत की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हिंदी है। अप्रॉक्सीमेट 43% के आसपास लोग हिंदी बोलते हैं भारत में। 43 से 44% का डेटा है ना जो हिंदी बोली जाती है। इसके बाद बंगाली दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे मराठी है ना, और चौथे नंबर पे तेलुगु है। देखो तेलुगु के बारे में एक डेटा याद रखिएगा, तेलुगु ना दक्षिण भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है ना, दक्षिण में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में बन जाता है कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु है ना। इसके बाद तमिल। तो ये 5 भाषाएं हैं जो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है, हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल। यहाँ पे आपको तेलुगु को याद रखना है विशेष रूप से क्योंकि ये दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अब यहाँ पे हमने भारत की बात कर ली, इसके अतिरिक्त मान लीजिए कभी आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के नाम बताइए, मतलब जो सबसे ज्यादा बोला जाता है। तो विश्व में सबसे ज्यादा बोला जाता है मंडारिन चाइनीस है ना, मंडारिन चाइनीस ये सबसे ज्यादा बोला जाता है। दूसरे नंबर पे जो आता है ये आता है स्पेनिश है ना, स्पेनिश है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर इंग्लिश है मतलब अंग्रेजी, और जो हिंदी है ये चौथे नंबर पे है ना। तो चौथे नंबर पर हिंदी है और 5वें नंबर पर है बंगाली। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है, तो हिंदी का विश्व में चौथा स्थान है। इस बात को भी आपको याद रखना है। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड यहाँ पर क्या है? अगला स्लाइड दिया है हिंदी। अब हम लोग बात करेंगे हिंदी के बारे में थोड़ा सा। देखिए हिंदी जो है भाषा परिवार के आधार पर भारोपीय भाषा परिवार की भारत ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। इसका मतलब समझो। देखिए हिंदी का जो भाषा परिवार है ये भारोपी भाषा परिवार है ना, भारोपी भाषा परिवार या आप इंडो आर्यन भाषा परिवार बोल सकते हैं। इसकी जो शाखा है इंडो ईरानी है मतलब भारत ईरानी है, और भारत ईरानी की एक उपशाखा है भारतीय आर्य भाषा जहां से हिंदी को लाया गया। अब हिंदी की आदि जननी की बात करेंगे, मतलब हिंदी उत्पन्न कहाँ से हुई, तो हिंदी उत्पन्न हुई है संस्कृत से है ना। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। देखिए संस्कृत से हिंदी का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तित हुए। ये देखिए यहाँ पे कुछ मतलब रूप दिया गया। संस्कृत था, संस्कृत से पहले क्या बना? पाली बना, पाली से प्राकृत बना, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से हिंदी है ना। ये जो स्वरूप आपको दिख रहा है तो 5-6 स्टेप में, ये इतनी मतलब जल्दी नहीं बना है, इसको बनने में काफी समय लगा है। ये जो विकास हुआ है ये तकरीबन ऐसे समझ लीजिए 3500 सालों का विकास है ना। ये विकास कैसे स्टार्ट हुआ है? 1500 ईसा पूर्व सॉरी फ्रेंड्स 1500 ईसा पूर्व बीसी से अभी 2000 चल रहा है, तो यहाँ तक मतलब एडी मतलब ये 3500 साल का विकास क्रम है ना। तो 3500 साल में विकास हुआ है। देखिए संस्कृत है ना, संस्कृत सबसे पहले था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ है ना। चलिए देखिए संस्कृत था, संस्कृत से विकसित हुआ पाली है ना। पाली के बारे में एक डेटा याद रखिएगा, ये प्रथम देश भाषा है ना, प्रथम देश भाषा। तो आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन कभी बन सकते हैं कि प्रथम देश भाषा कौन सा है, तो प्रथम देश भाषा जो है ये पाली है। ठीक, अब प्रथम देश भाषा के साथ साथ ना ये भगवान बुद्ध है ना, भगवान बुद्ध की उपदेश की भाषा थी। ये भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है ना, भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ भाषा है ना ये पाली। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्राकृत। देखिए पाली जब विकसित हुआ तो इससे बन गया प्राकृत है ना, प्राकृत बन गया। प्राकृत भगवान महावीर, महावीर की भाषा, इसको भी याद रखिएगा। अब थोड़ा सा और आगे समय बीता है ना, ये प्राकृत बदल गया अपभ्रंश में, अपभ्रंश से विकसित हुआ अवहट और अवहट से बन गया हिंदी है ना। अपभ्रंश का अर्थ याद रखिएगा, पथ से भटका हुआ, पथ से भटका हुआ। अगर अपभ्रंश की बात करेंगे तो अपभ्रंश की संख्या टोटल 7 है ना। इसके बारे में आगे विस्तृत वर्णन किया जाएगा कि अपभ्रंश 7 किस प्रकार से और कौन कौन से अपभ्रंश हैं। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड क्या हम लोगों के सामने ये है। देखिए अब बात करेंगे हिंदी की लिपि। देखिए हिंदी की जो लिपि है ना, हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। अब लिपि का संदर्भ क्या है, लिपि क्या होता है, इसके बारे में समझते। देखिए लिपि का अर्थ होता है लिखावट।
मैंने आपको पीछे बताया था कि जो मौखिक भाषा है उसको लिखित में परिवर्तित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसको लिपि कहते हैं। यहाँ पर भी यही लिखा है, देखिए, मौखिक भाषा को लिखित भाषा में परिवर्तित करने हेतु जिस विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं ना। मतलब चिन्ह को लिखने के लिए जो तरीका यूज किया गया वही लिपि है। देखिए, हिंदी की लिपि देवनागरी है ना। अंग्रेजी की लिपि रोमन लिपि है। देखिए, आप देखेंगे हिंदी में आप अ आ ऐसे लिखते हैं, अंग्रेजी में ये लिखा जाता है ना। देखिए, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी लिपि है ना। द्रविड़ भाषा की लिपि ब्राह्मी लिपि है। देखिए, ये जो ब्राह्मी लिपि है ना, ये याद रखिएगा सबसे पहली लिपि है। मतलब ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मी लिपि ब्रह्मा के मुख से निकली हुई है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड क्या है, देखिए, अब यहाँ पे दिया है देवनागरी लिपि का विकास। मतलब देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ है। देखिए, भारत में लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यहाँ पे मैंने ये बात आपको पहले ही बताया कि लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक, ब्राह्मी लिपि ब्रह्मा के मुख से निकली मानी जाती है। मतलब ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मी लिपि ब्रह्मा के मुख से निकली है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का आरंभ वैदिक आर्यों द्वारा किया गया था। मतलब वैदिक आर्य जो थे इन्होंने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है ना। गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि के दो भेद हो गए। जब गुप्त काल का समय आया तो ब्राह्मी लिपि क्या हो गया, दो भागों में बट गया है ना। एक बना उत्तरी ब्राह्मी और एक बना दक्षिणी ब्राह्मी। देखिए, नाम से पता चल रहा है, दक्षिणी ब्राह्मी मतलब ये दक्षिण भारत में जाएगा, उत्तरी ब्राह्मी मतलब ये उत्तर भारत में आएगा है ना। देखिए, दक्षिणी ब्राह्मी में से तमिल लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि, मलयालम लिपि इत्यादि का विकास हुआ। मतलब जो दक्षिणी ब्राह्मी थी इससे साउथ इंडियन भाषाओं का विकास हो गया। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग उत्तरी ब्राह्मी की, है ना। आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए, यहाँ पे दिया गया उत्तरी सॉरी फ्रेंड्स, उत्तरी ब्राह्मी से उत्तरी लिपि भारतीय लिपियों का विकास हुआ जिसका वर्णन निम्नलिखित है। अब देखिए, यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से हम लोग समझते। देखिए, सबसे पहले क्या था, ये उत्तरी ब्राह्मी लिपि थी, है ना। उत्तरी ब्राह्मी, ये थोड़ा मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखिए, उत्तरी ब्राह्मी लिपि थी, है ना। उत्तरी ब्राह्मी लिपि क्या हुआ, ये समय बीतता गया जब गुप्त काल आया, है ना। मतलब देखिए, गुप्त काल में ये विभाजित हुआ था। इसके बाद ये बना सिद्ध मातृका लिपि, है ना। ये बना सिद्ध मातृका लिपि, है ना। सिद्ध मातृका लिपि बना, है ना। फिर सिद्ध मातृका लिपि जो है ये परिवर्तित हो गया कुटिल लिपि में, कुटिल लिपि, है ना। अब कुटिल लिपि क्या रहा, कुटिल लिपि ना दो भागों में बट गया। एक बट गया नागरी लिपि, नागरी लिपि, और दूसरा जो बट गया ये हो गया शारदा लिपि, है ना। नागरी और शारदा दो लिपि में बट गया। अब देखिए, शारदा लिपि में ना कौन कौन से लिपियों का विकास हुआ। शारदा में गुरुमुखी आ गया, है ना। गुरुमुखी, गुरुमुखी के अतिरिक्त कश्मीरी लिपि हो गया, कश्मीरी लिपि। कश्मीरी के बाद लहंदा लिपि हो गया, लहंदा। लहंदा के बाद टाकरी लिपि हो गया। इन सब का विकास हुआ है शारदा लिपि से, ये सब याद रखिएगा, है ना। अब इसके बाद जो नागरी लिपि है ना, ये फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पश्चिमी शाखा, पश्चिमी शाखा, और दूसरा बना पूर्वी शाखा। देखिए, पश्चिमी शाखा मतलब ये अपने पश्चिम वाले क्षेत्र में आएगा, और पूर्वी शाखा मतलब ये पूर्वी क्षेत्र में जाएगा। पूर्वी मतलब भारत का पूर्वी क्षेत्र क्या है आपका, जैसे बंगाल हो गया, असम हो गया, ये सब एरिया है ना। देखिए, तो यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें देखिए सॉरी फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे बांग्ला है ना। बांग्ला आ गया, मतलब बांग्ला भाषा बना, है ना। असम असमी बना, है ना। असमी लिपि बना। असमी के बाद उड़िया लिपि बना। इन सब का विकास हुआ है ना। और यहाँ पे अगर बात करेंगे पश्चिमी शाखा तो इसमें देखिए देवनागरी लिपि आ गया, है ना। देवनागरी लिपि हो गया। देवनागरी के अतिरिक्त राजस्थानी लिपि हो गया, है। मैं खाली आरजे लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना। आरजे मतलब राजस्थानी लिपि, है ना। महाजनी लिपि आ गया, महाजनी लिपि, है ना। कैथी लिपि। तो इन सबको आपको याद रखना है। देखिए, अब मैं एक बार फिर से सबको बताता हूँ। देखिए, उत्तरी ब्राह्मी लिपि थी, है ना। पहले सबसे पहले कौन सा था, ब्राह्मी लिपि थी। गुप्त काल में उत्तरी और दक्षिणी में डिवाइड हो गया, है ना। जो उत्तरी ब्राह्मी है इसमें देखिए पहले सिद्ध मातृका लिपि बना, इसके बाद कुटिल लिपि बना। कुटिल लिपि दो भागों में बटा, नागरी और शारदा। शारदा लिपि से यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। चलिए देखिए, शारदा लिपि में गुरुमुखी भाषा आई, कश्मीरी लिपि आई, लहंदा लिपि थी, टाकरी लिपि थी, है ना। ये शारदा के अंतर्गत है ना। इसके बाद देखिए पूर्वी लिपि में क्या क्या है, बंगला, असमी, उड़िया, ये सब पूर्वी लिपि के अंतर्गत है ना। इसके बाद पश्चिमी में देवनागरी, राजस्थानी, महाजनी और कैथी। तो ये इन लिपियों का विकास यहाँ से हुआ है। इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कई बार ऐसे पूछ लेगा कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, वहाँ पे मतलब नागरी दे सकते हैं, है ना, कुटिल दे सकते हैं। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, तो ये हमारी आज की क्लास रही, है ना। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक बार प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और
आप यूपी पीसीएस के सी सेट की अगर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, चाहे मैथ्स है, चाहे रीजनिंग है, चाहे इंग्लिश है, चाहे हिंदी हो, या फिर इसके बाद इंटरपर्सनल स्किल है, तो आप हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके विचार जो होंगे आप इसको जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।